चलो भाई, आवाज आ रही है बच्चों? हमारा ये आवाज कहां से? क्या है? क्यों? चलो बच्चों, बॉसेस फिल्म चल रहा था सर। हाँ बोल बोल, आवाज है मेरी, आवाज लेकिन कौन बोला? और गॉसेस थ्योरम में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस E dot dA equal to 1/epsilon 0 times charge enclosed by the surface। और ये जो फाई नेट है इसको बोलते हैं अपन फाई आउट माइनस फाई इन। जितना चार्ज, जितना फोर्स लाइंस अंदर बाहर निकल रही है, ठीक। देखो एक इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था एक बार नीट में। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। देख आ गया? आवाज नहीं आ रही। अरे आ रही है, देख अब सुन ध्यान से, आ रही है? हेलो सर आ रही दिखाई नहीं है, दे आ रहा रही है। सर आवाज नहीं आ रही। इन एंड आउट न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड सर दिख नहीं रहा है, आवाज आ रही है पर 8000 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। सर ब्लर दिख रहा पूरा। अरे बेटा क्लियर दिख रहा है रे, ब्लर नहीं है। सर दिखाई नहीं दे रहा है सर। है सर कुछ भी नहीं दिख सर रहा ये- सर। मेरा नेट चेक कर। नेट फुल सर है। हमारे नेट ठीक है सर। मेरा नेट तो 100 MBPS का है। अरे बापू, ठीक है, फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अभी दिख रहा। हाँ डबल ब्लर। फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी बच्चों ने गलत किया इसको।
क्या गलती हुई मैं आपको समझाता हूं। बच्चों को ये तो पता था कि सर फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस टाइम्स 1/ε0 होता है, ये सबको पता था फॉर्मूला। लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन देखा कि 6000 तो अंदर आ रही है और 8000 बाहर जा रही है, आउट एंड इन था, मैंने इसे उल्टा लिख दिया इसको, आउट इन। इस तरह से 6000 8000 लिखा हुआ था। बच्चों ने क्या करा, सीधा सीधा इसको 8000 माइनस 6000 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, तो गलत हो गया। क्या करना है आपको, यहाँ पर 5 आउट माइनस 5 इन करना है, चाहे वो बड़ा या छोटा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो होना क्या था कि 5 नेट इज इक्वल टू 5 आउट माइनस 5 इन इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन 0। बच्चों ने क्या लिखा, 8000 माइनस 6000, जबकि आना क्या था यहाँ पर 6000 माइनस 8000 क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय 8.854 इंटू 10⁻²। तो क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू माइनस 2000 इंटू 8.854 इंटू 10⁻²। सर दिखता ही नहीं सर, ऐसा कैसा सर? दिख रहा है रे बेटा साहब। अरे कृष्णा चेक कर, आवाज आ रहा है सर? दिख रहा है? दिख रहा है। इधर ला तेरा फोन, नहीं दिख रहा, बिल्कुल साफ दिख रहा मेरे स्क्रीन पे। देखा सर उसके हाथ में मोटी पिंड हो गया सर, ये देख, वो भी नहीं दिख रहा है सर, बोर्ड को जाने दो। देख इधर, दिख रहा है साफ? नहीं सर। तो फालतू बातें मत कर फिर, चलो फटाफट करो। ठीक है, ऑप्शन में क्या, प्लस में भी था माइनस में भी था। बच्चों ने फटाफट प्लस वाला ऑप्शन सही कर दिया और तुम्हारा गलत हो गया। देख ना साहब, इधर देख, इधर देख, नहीं दिख, ये ब्लर है तो तेरा नेट कमजोर है ना तेरा, तो मेरा सही आ रहा है। देख, और तुम 15 जने नेट चला लोगे तो फिर क्या होगा। चलो बस सोल्व कर दो इसको, यही सवाल था, बहुत इजी था, लेकिन चक्कर क्या है, गलत काम कर दिया प्लस माइनस। चलो एक और क्वेश्चन इस टाइप का आता है, देखो। If electric field intensity is equal to 2I cap minus 2I cap Newton per Coulomb and area vector is A is equal to 2I cap minus 3J cap, ठीक है, फ्लक्स थ्रू सरफेस इज, सरफेस में फ्लक्स कितना होगा। 5 इज इक्वल टू सीधा सीधा E डॉट A करना था, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आंसर बताना चाहिए इसका। हेलो हेलो, सर पूरा ब्लर दिखाई दे रहा, आवाज भी ठीक से नहीं आ रहा। सर आप पहले बताए बोल कौन रहा है। सर सच में दिव्या बोल रही सर, दिव्या सर। दिव्या बोल रही है, दिव्या ना तेरे डेडी से बोल नेट ठीक करवा तेरा। सर तेरी आवाज कट कट के आ रही, देख आवाज बिल्कुल मधुर आवाज है, बिल्कुल ठीक। तेरी आवाज बहुत बेकार लग रही है दिव्या, बोले मत तू। म्यूट करो सब अपने अपने आवाज। नेक्स्ट सवाल करो।
डायरेक्ट लगाता हूँ, रुक जा अभी। सर अभी भी नहीं दिख रहा सर। सर Next हम question सोशल करो। मीडिया नहीं यूज करते। सही बोल। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन गॉस की, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। सबसे पहला एप्लीकेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग electric field due to infinitely long uniformly charged wire इसके ऊपर अक्सर सवाल पूछा है, इसलिए मैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन ही वायर की बता रहा हूं। लिख लिया टॉपिक? देखो वायर का अक्सर क्वेश्चन पूछा है, यहां देखो ध्यान से। मान लो कोई इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ये प्लस चार्ज दे दिया मैंने इसको, ये इसका सेंटर कहीं मान लें अपन O, मान लीजिए यहां पर कोई इसका एलिमेंट है DL, यहाँ कोई एलिमेंट है DL, और इस पॉइंट पर हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तीन तरह की डेंसिटी बताई थी मैंने, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तीन तरह की डेंसिटी होती है, यहां लिखता हूं मैं एक तरफ, देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस डेंसिटी। और रो क्यू बाई बी, वॉल्यूम डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तीन तरह की डेंसिटी होती है। अगर चार्ज लाइन में है तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, चार्ज सरफेस पर है तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज वॉल्यूम में है तो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तीन तरह की डेंसिटी हो। यहां पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लाइन में, तो कौन सी डेंसिटी आएगी? लैम्डा। ठीक है ना बेटा? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लेकिन लेंथ मेरी छोटी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल? तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा डी एल। ठीक है ना? अब ये इसको क्या करेगा? रिपेल। ये क्या करेगा? रिपेल। तो ये क्या होगा? डीई, डीई, ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो इस डी का ये कंपोनेंट क्या होगा? डी कोस अल्फा। ये क्या होगा? डी साइन अल्फा, डी कोस अल्फा, डी साइन अल्फा। डी साइन अल्फा तो कैंसिल हो जाएंगे, बोला डी डी कोस अल्फा सारे ऐड होते जाएंगे। आणखी क्लास चालू आहे सर. तो टोटल अगर मान लो हो करतो. इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो क्या होगा? हाँ? सिग्मा हो आई. डी कोस अल्फा। हो, हो.
हाँ ठीक है। तो यहां से हम क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी वायर के कारण, ये वायर है, इस वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। डी cos अल्फा समेशन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी वायर के कारण वायर के परपेंडिकुलर होगी, ये सीखे यहां से, बाकी इससे और कोई मतलब नहीं है। समझ गए बच्चों? इस लाइन से अपन क्या सीखे कि अगर कोई चार्ज वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। ठीक, क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि यहां पर E इज इक्वल टू ई एन कैप। एन कैप का मतलब क्या हो गया? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक, ये तो हो गया हमारे पास सिद्ध। ये भी क्वेश्चन बन सकता है नीट में। इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय ड्यू टू द इन्फिनिटली लॉन्ग करंट और इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो हम बोलेंगे भाई चार्ज वायर के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डन, ठीक है, मान ली बात। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी? देखो, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस हमेशा याद रखो ऐसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस में दो खासियत रहेगी। गॉसियन सरफेस में दो खासियत रहेगी। पहली खासियत ये रहेगी कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से सिमेट्री ले हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहे, ऐसा करना है। अब वायर से इक्वी डिस्टेंस क्या हो सकता है? सिलेंडर ही हो सकता है। वायर से अगर इक्वी डिस्टेंस कोई चीज होगी तो वो सिलेंडर ही हो सकता है। इसका मतलब गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? सिलिंड्रिकल होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया कि एक सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर ले लिया, इसके एक्सिस पर वायर था, ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग था और ये प्लस 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 प्लस, ठीक है भाई, मान ली बात। ये रेडियस होगी इसकी आर। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन सिलेंडर में तो 3 सरफेस होते हैं। हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर इन ए सिलेंडर? सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं। ये देखो, ये सिलेंडर ही तो है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के 3 सरफेस हैं, सर्कुलर, सर्कुलर, कर्व्ड, 3 सरफेस। इसको बोलूंगा S1, इसको बोलूंगा S2, इसको बोलूंगा S3। 3 सरफेस हैं क्योंकि फ्लक्स तो तीनों से निकलेगा। फ्लक्स इधर से भी निकलेगा, फ्लक्स इधर से भी निकलेगा, फ्लक्स चारों तरफ से निकलेगा। चार्ज वायर है तो फोर्स लाइन तो उसके चारों तरफ ही होती है। अब वो देखना पड़ेगा कि कौन सी काम की, कौन सी बिना काम की। देखना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको S1 बोलूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आया था अपने पास, इसका डायरेक्शन किधर हुआ? डीए का ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर, एरिया का डायरेक्शन ऊपर, एंगल कितना हो गया? इस पॉइंट पर देख, ये तो है S1, S2 देख, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और डीए का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। लेकिन इस S3 पे देख, S3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया का डायरेक्शन भी इधर है, क्योंकि यहां पर मानूंगा ना मैं सरफेस, और डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सर, इसका सरफेस का डायरेक्शन किधर होता है? एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, है ना? तो ये एरिया का परपेंडिकुलर भी इधर आया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर आया। इसका मतलब यहाँ पर E और DA के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। 3 सरफेस है। गॉस ने क्या बोला कि आप मेरे थ्योरम लगाओ, फायदा होगा, लगा देते हैं कि इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस E dot dA is equal to Q enclosed by the surface epsilon 0। अब ये सरफेस 3 पार्ट में, तो 3 पार्ट लिख दो। मैं देखिए, S1 EDA cos 90, S2 EDA cos 90, S3 EDA cos 0। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री। E और DA सेम डायरेक्शन, जो दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो एंगल क्या होता है? 0।
ठीक है, तो ये जीरो, ये रहेगा केवल क्या, ई बार आ जाएगा, डी ए अंदर कोस 0 1 और यहाँ बराबर लैम्डा एल, लेंथ है ना ये, तो चोट चार्ज कितना हुआ, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है भाई, ये लैम्डा है। ये क्या है भाई, एक एलिमेंट है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक, तो क्या लिखूंगा बोल, ये इनटू 2 पाई आर एच की जगह आ जाएगा एल, लैम्डा एल, एल ने एल को मार दिया, सर वीडियो गया लैम्डा बाई 2 पाई आर। अरे तुम्हारे घर वालों को बोलो आवाज नहीं करे, मुझे आवाज सुनाई दे रही है, किसके घर में क्या सब्जी बन रही है सब पता लग रहा है। ये मम्मियों से बोल, बर्तन नहीं सारी मम्मियों को बोलो कि सब मेरे लिए खाना भेज दे, आवाज ही नहीं करे। हाँ अब चुप हुई है, चलो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग इंडिविजुअली लॉन्ग वायर विल बी गिवन बाय E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर। और नेगेटिव इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। पहला तो पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमने बोल दिया परपेंडिकुलर टू द वायर, पहली बात। दूसरी बात उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पर डिपेंड करेगा, साफ देख 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और दूसरा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसके ऊपर तो मेहरबानी नहीं की उसने, जितना ज्यादा लैम्डा होगा, जितना ज्यादा डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने बताया भी था आपको, नंबर ऑफ फोर्स लाइंस अगर डेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो लैम्डा अगर डेंस है तो E होगा। हालांकि वो अलग बात है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि E1 by E2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2। इस पे तो पूछा उसने, पता है इसमें क्या पूछा, लल्लू सा क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ E विद 1 by R। देखो मैं जनरली बताता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। देखो कि अगर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और E और R के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो आप सीधा बोल दोगे सर बहुत सिंपल, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर। लेकिन उसने क्या पूछा, देख उसने पूछा कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद 1 by R, ऐसे ग्राफ बना दिया उसने। पिछले वाले में बताया था मैंने, कोई खास बात नहीं, आप लोगों को पता ही होगा इसका ग्राफ क्या होगा। 1 by R और E में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अरे R और E में तो स्ट्रेट लाइन। ये नीट ने क्वेश्चन पूछा, करेक्ट। अब अगर मान लो इसको मीडियम में रख दें, वैक्यूम में रख देंगे तो E वैक्यूम इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R है। यार कुछ गलत लिखा है मैंने, वो के भी था ना वहां पर, के E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल। हाँ चार्ज यही था ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लगेगा ना वो। हाँ लिख लो, अरे उसमें फॉर्मूले में लिख लो बेटा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी है वहां पर। कृष्णा जो माइक बंद कर रही, Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं दोबारा लिख देता हूं, मैं इधर इधर क्या है, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q एनक्लोज्ड क्या है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। और इधर था E इंटू 2 पाई आर एच, एच की जगह आ जाएगा एल, बाकी में कोई चेंज नहीं। तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या 2 के लैम्डा बाई आर।
देख सौरभ ने भेजा है कि सब खुद क्लियर आ रहा है सर, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। क्या सर, कब बोला काय को मारने का? देख, तो E is equal to 2k lambda by r. It is the electric field due to the current carrying, नहीं सॉरी करंट कैरिंग बोलता हूं बार बार, मुझे मैग्नेट याद आ जाता है, ड्यू टू द चार्ज इंफिनिटली लॉन्ग वायर 2k lambda by r. तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा, एक क्वेश्चन आया AIEEE में, उन्होंने क्या पूछा, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप लोगों को सबको आ जाएगा अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक से पढ़ा है तो। मैंने वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं। लिखो, an electron is revolving around an infinitely long wire charged with -7 microcoulomb per centimeter. -7 microcoulomb per centimeter. Calculate the velocity of electron. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा हमसे। कभी कभी क्या होता है, ऐसा सवाल होता है कि हमें पता ही नहीं पड़ता क्या करना है। चार्ज डेंसिटी दे दी और बोला कि वेलोसिटी निकालो, चक्कर में पड़ गए। लेकिन आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने बार बार कहा है कि जहां पर पूछे कि कोई भी पार्टिकल, चाहे वो चार्ज पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल कराना उस फील्ड की जिम्मेदारी है जिसमें वो मूव कर रहा है। याद करो आप, एक मैग्नेटिक फील्ड था, मैंने उसमें चार्ज पार्टिकल डाला था तो वहां लिखा था mv²/r=qvb, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था तो सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल कराना उस मैग्नेटिक फील्ड की जिम्मेदारी थी, और मैग्नेटिक फील्ड की जिम्मेदारी तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, qvb, इसलिए मैंने लिखा था mv²/r=qvb। फिर मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में ले गया, मैंने कहा कि एक सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने कहा था कि अगर कोई प्लेनेट के आसपास कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है तो क्योंकि प्लेनेट की जिम्मेदारी है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल कराए, और प्लेनेट उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए मैंने लिखा था कि mv²/r=gmem/r²। अब यहां पर चूंकि वायर के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये वायर के आसपास ये इलेक्ट्रॉन है और ये किसी v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है इसके आसपास। अब चूंकि वायर है इसका मतलब ये चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज दिया है, हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसका रीजन बताता हूं नेगेटिव चार्ज क्यों दिया उसने। तो अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अवेलेबल कराएगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन अवेलेबल कराएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अवेलेबल कराएगा, उसकी जिम्मेदारी क्योंकि उसके फील्ड में मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसको छोटी सी बात भी मैं बोलूं तो शायद आपको क्लिक कर जाएगी कि F centripetal force that is mv²/r will be provided by F electric that is QE, और E किसका, वायर का, किसके आसपास चक्कर लग रहा है, वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, वायर का, और वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2k λ/r। वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा है 2k λ/r।
ये दोनों बराबर कर दो, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू टू के लेमडा बाई आर। देखिए सर, किसने किसको मार दिया, आर ने आर को मार दिया, रेडियस को तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट टू के क्यू लेमडा अपॉन एम। ये वेलोसिटी रहेगी उसके इलेक्ट्रॉन में। अब इलेक्ट्रॉन था इसलिए यहां पर नेगेटिव डेंसिटी थी, प्रोटॉन होता तो पॉजिटिव डेंसिटी होती, अल्फा पार्टिकल होता तो पॉजिटिव डेंसिटी देता, न्यूट्रॉन होता तो पॉजिटिव डेंसिटी देता, बीटा पार्टिकल होता तो नेगेटिव डेंसिटी देता। तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव डेंसिटी देगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव डेंसिटी देगा। लेकिन अवेलेबल कौन कराएगा, जिस फील्ड में वो मूव कर रहा है वही अवेलेबल कराएगा, उसकी जिम्मेदारी है। अब यहां से देख जरा, इस फॉर्मूले को अगर मैं विश्लेषण करें, चलो ये सवाल तो हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। देख, टू अपन सदियों से जानते हैं, टू का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। के की वैल्यू अपन जानते हैं 9 × 10⁹ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्यू इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। एम इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। बचा कौन, लेमडा, लेमडा हमें दे रखा। तो ये तो सवाल हो गया, ये तो हो गया। देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो 2 × 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻19 लेमडा का मतलब -7 का मतलब क्या हो गया, 7 × 10⁻6 और सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻2 और नीचे एम है तो 9.1 × 10⁻31 kg। इसको अपन सोल्व कर देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। प्रश्न क्या है, ये तो चलो जो सवाल आया था AIEEE का अपन ने सवाल कर लिया। यहां देख, इसका विश्लेषण करो, √2k क्यू लेमडा बाई एम। क्यू और एम यहां पर किसी भी पार्टिकल आ सकता है। वो आपसे क्या ऐसा भी बोल सकता है कि एक वायर के आसपास एक प्रोटॉन ने एक न्यूट्रॉन ने चक्कर लगाना शुरू किया। एक वायर के आसपास एक उसने न्यूट्रॉन ने एक प्रोटॉन ने चक्कर लगाना शुरू किया, तो उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, निकाल देंगे उनकी वेलोसिटी। सिर्फ लिख ही लो सवाल। चलो नोट करो, क्वेश्चन लिखो रे, एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा बना के लिखते हैं क्वेश्चन इसको, फटाफट नोट करो, नोट इट नाउ। ये तो हो गया ना, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो v आ गया बेटा, सारी वैल्यू रख दी, पता ही थी अपन को क्यों लिखते। इसको फटाफट नोट करो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें, एक मिनट रुको। जी दिव्या जी, आई अंडरस्टूड। कौन फोन बजा रहा है रे? वो मैंने पढ़ ली, वो घर पे इंटरनेट नहीं लगाना है, और यहाँ ऑफिस में ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। जल्दी करो बच्चों, एक सवाल करके बताना आप। अब मुझे लगता है आप लोग कर पाओगे, क्योंकि इस तरह की मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बार बार सिखाई है। देखो, अ ड्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, a neutron and a proton are revolving around a
infinitely long wire which is charged with linear density plus lambda coulomb per meter. The ratio of their velocities, the ratio of their velocities. कुछ करना ही नहीं है, हमें पता है वेलोसिटी क्या है, 2kq लैम्डा बाई आर रूट में। देखो तो v आ गया अंडर रूट 2kq लैम्डा बाई m। चल, टू कांस्टेंट, k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, दोनों एक ही वायर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो लैम्डा कुछ भी हमारे क्या फर्क पड़ता है? जो लैम्डा प्रोटॉन के लिए होगा वही लैम्डा इलेक्ट्रॉन उसके न्यूट्रॉन के लिए भी होगा, होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब फिर क्या? तो v न्यूट्रॉन अपॉन v प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट? अरे भाई v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ q बाई m, और तो कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखूंगा बोल? v न्यूट्रॉन बोलो पहले, q न्यूट्रॉन अपॉन m न्यूट्रॉन इंटू m प्रोटॉन इंटू q प्रोटॉन। अब ये आगे बताने की जरूरत नहीं न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होता है बच्चों? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। नहीं मैडम जी, क्यों? अरे न्यूट्रॉन का मतलब बिटिया Al1H2, न्यूट्रॉन का मतलब 1H2, इसका मतलब चार्ज एक प्रोटॉन के बराबर है, मास प्रोटॉन का दुगना है। तो चार, तो ये तो हो गया QP अपॉन 2QM, नहीं 2MP MP QP 1/2। तो V न्यूट्रॉन इज टू V प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 इज टू रूट ऑफ 2। दिस इज द आइडिया। चलो आज एक और शीट आई होगी आप लोगों के। ये देखो इलेक्ट्रोस्टेट के दो डीपीपी नंबर 2 गॉस पे ये साइड है बेटा, पेरेंट्स वाले पे, तुम्हारे पेरेंट्स वाले पे है। नहीं आई सर। देखो डीपीपी 2 देखो, नहीं आई क्या? ये आ गई। नहीं आई सर, नहीं आई एक सेकंड ले दो। सर। वो ऑल स्टूडेंट पे डालो सर। ऑल स्टूडेंट पे तो मैं हमेशा डालता हूँ बेटा। ये डीपीपी नंबर 4, चौथी डीपीपी आ रही है यार, 3 आ चुकी है पहले। चारों को वापस डाल रहा हूँ। ठीक है सर। नहीं आई सर।
क्या हुआ? ऑल स्टूडेंट पे देखो, अभी मैंने चौथी डीपीपी भेजी। हाँ सर, आ गई डीपीपी। लास्ट डीपीपी अभी भेजी मैंने। हाँ सर, आई। हाय सर। डीपीपी 4। अभी एक की किसी ने नहीं, लेकिन पक्की बात है। दोबारा भेज देंगे बेटा मेरे व्हाट्सएप पे ये सब। देख सर मुझे पहले 3 भी नहीं आया डीपीपी। ये डीपीपी 4 का देख, ये सीधा पहला ही सवाल देख मेरा करवाया हुआ है। दूसरा बताया, अभी तुम नहीं करोगे बेटा इनमें दिक्कत आएगी, तुम इसको सोल्व करो इसको सब। देख ये फर्स्ट क्वेश्चन है डीपी का, ये मैंने कराया तुम्हें। हाँ दूसरा भी कराया है। ये सारे जो डीपीपी जी वो इंजीनियरिंग साइड से, ताकि अच्छी लेवल के क्वेश्चन है, इसमें हल्के क्वेश्चन नहीं है इसमें। अंदर के हैं। इसी का सेकंड क्या इसमें क्या है, लल्लू क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेस सर्फेस किसमें क्या है, क्या निकालना है, देख इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी, ठीक है। पोटेंशियल दे रखा है dV बाई dr इज इक्वल टू E होता है, E होता है ना बेटा। सवाल करो, तुम आगे नहीं पढ़ाऊंगा, सवाल करो। कल कल या तो एक काम करो, डीपीपी 1 करो तुम, 1 मिनट 1 देखते हैं अपन। 2 दिन मोबाइल तेरे को महीना भर महीने की जरूरत। आज तो मैंने डीपीपी 1 करो सबसे पहले, और कल मैं यहाँ पर इस पर डाल करके सीधा और पूछूंगा एक एक सवाल, किस किसको आया किस किसको नहीं आया। अब कल से तुम्हें सबको फोन कर करके परेशान करने वाला हूं मैं। जो मेरे पास 10-12 नंबर है बेटा, तुम किस किसको ब्लॉक करोगे, क्योंकि अभी गोस का फिर आगे एप्लीकेशन बता दूंगा, अभी पिछले रह जाएंगे, कुछ नहीं आएगा फिर। वापस भेजूंगा किस किस के पास 4 डीपीपी नहीं आई, थर्ड नहीं आई, थर्ड अभी भेज रहा हूं मैं, 1 सेकंड लग। मेरा मोबाइल ही ये ले थर्ड पकड़, ये थर्ड क्या, ये आंसर थर्ड का ये गया, ये ऑल स्टूडेंट्स पे देखो पहुंच गई।
फर्स्ट डीपीपी में 75 क्वेश्चन है, आज 75 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। ये फर्स्ट डीपीपी जिसको नहीं मिली मैंने वापस भेजी है ऑल स्टूडेंट्स को। देखो मैं इसको शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट रुको। ये 1 हाँ ये डीपीपी 1 है, इसमें 75 क्वेश्चन है, आज रात को प्रैक्टिस करो इसको। और जिसको जो क्वेश्चन नहीं आए मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप करने हैं तुम्हें। 1 के जितने क्वेश्चन जिसको नहीं आए अपने अपने नाम से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करने, ठीक है, ताकि कल के डिस्कशन में मैं ले लूंगा सारे क्वेश्चन और फिर कल के बाद नहीं लूंगा, ध्यान रख लेना। 75 क्वेश्चन आज रात को करने हैं तुम्हें, जिसको जो नहीं आ रहा कल ही पूछो मुझसे।